हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्ययन किया था और उसके लिए हमने द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था, ठीक है ना। और द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसके लिए हमें व्यंजक मिला था। द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी E का मान आपको मिला था 2kp/r²। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसके कारण से? द्विध्रुव के कारण से। कौन सी स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय बिंदु पर था, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखें, देखिए किस प्रतिरूप में आपको इसका अध्ययन करना है। तो अब आगे हमें देखना है निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है ना। तो आपने दो स्थितियां बोली थी द्विध्रुव के कारण से। द्विध्रुव के लिए दो स्थितियां होती हैं। एक तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर जो बिंदु होता है वो अक्षीय बिंदु होता है, ठीक है। और एक होता है द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत बिंदु। द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत बिंदु, वो बिंदु कौन सा होता है? निरक्षीय बिंदु या विषुवतीय बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। निरक्षीय या फिर विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय या फिर विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला? हमने बोला कि द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव के कारण से आपने अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया है। और अब हमें निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए जैसे ये हमें कोई विद्युत द्विध्रुव दिया गया है, ये जैसे हमारे पास में हो गया कोई विद्युत द्विध्रुव, इसके ये दो आवेश आपने ले लिए। जैसे ये आवेश तो हो गया प्लस में क्यू और ये वाला आवेश हो गया माइनस में क्यू। और दोनों आवेशों के जो मध्य की दूरी है ये हमने क्या ले रखी है? 2a। ये इस द्विध्रुव का केंद्र है O। अगर ये केंद्र है तो ये वाली दूरी हो गई a और ये दूरी भी कितनी हो गई? a हो गई। इस केंद्र के लंबवत जो बिंदु होगा, इस केंद्र O के लंबवत ये बिंदु है P, कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। तो ये बिंदु कौन सा होगा? निरक्षीय बिंदु। के द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है? निरक्षीय बिंदु कहलाता है या फिर विषुवतीय बिंदु कहलाता है। अब इस बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या कर सकते हो आप? इस बिंदु P पे आप इस प्लस वाले आवेश के कारण से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो और इस माइनस वाले आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लीजिए। और दोनों विद्युत क्षेत्रों का बीजगणित या फिर सदिश योग कर देंगे तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्लस के आवेश के कारण से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होगा? बहिर्मुखी होगा। तो ये प्लस के आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है तो ये EQ हो गया, ठीक है। और ये माइनस के आवेश के कारण से बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ये वाला हो गया E और ये हो गया माइनस का Q, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों विद्युत क्षेत्र आपने देख लिए। अब इन दोनों को, अब ये दोनों किसी कोण पर झुके हुए हैं और आपने कक्षा 11 में सत्यापित किया था एक सूत्र R बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। हमने व्यंजक प्राप्त किया था। यदि दो सदिश राशियां, यदि दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनका परिणामी सदिश इस व्यंजक से प्राप्त होता है। दो सदिशों की थी, यहाँ पे भी दो सदिश हैं, एक तो EQ और एक E-Q, और ये भी किसी कोण पर तो झुके हुए हैं। तो ये किसी कोण पर झुके हुए हैं तो इनका परिणामी सदिश इस व्यंजक से प्राप्त करोगे आप। A मतलब पहला सदिश है, उसकी जगह हो गया AQ। B मतलब दूसरा सदिश है, इसकी जगह हो गया E-Q, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इनके मध्य के कोण के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए तो पहले आप देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस दूरी का मान आप ज्ञात कर सकते हो और ये वाली दूरी हमारे पास में हो गई √r² + a², ठीक है ना। ऐसे ये जो दूरी है ये भी हमारे पास में कितनी हो गई? रूट में r² + में a², ठीक है ना। तो ये दोनों ही दूरियां समान है क्या? और अगर ये दोनों दूरियां समान हैं तो आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। तो चूंकि इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं समान हो गई तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ठीक है ना।
ये दोनों कोण समान होंगे, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो गया, थीटा हो गया। और त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये दो अंतः कोण है थीटा और थीटा, इनका योग करो आप तो 2 थीटा हो गया। और ये बहिष्कोण जो है इन दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो गया 2 थीटा। तो ई क्यू और ई माइनस क्यू का जो परिणामी है वो इधर आ जाएगा, और ये हमने क्या ले लिया, ई है, ठीक है ना। ये जैसे आपने बिंदु ले रखा है ए, और ये बिंदु है हमारे पास में बी, ठीक है। तो अगर आपको इसमें देखना हो, क्योंकि भाषा लिखनी भी जरूरी होती है, तो भाषा आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चित्रानुसार कोई विद्युत द्विध्रुव, चित्रानुसार किसी विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण तो q व मध्य की दूरी 2a है के कारण इसके निरक्षीय इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। चित्रानुसार किसी विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण q व लंबाई 2a है के कारण इसके निरक्षीय स्मॉल r दूरी पर स्थित निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। अब दोनों आवेशों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त करें, तो प्लस में q के कारण देखते हैं हम लोग। तो प्लस q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया हमारे पास में। तो यहाँ पे प्लस q के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप देखिए, ये हो गया हमारे पास में E किसके कारण से, q के कारण से, और बराबर हमारे पास में क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक kq/r²। हमने ज्ञात किया था व्यंजक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक प्राप्त किया था kq/r²। तो k और आवेश का परिमाण है प्लस में q और अपॉन में r का स्क्वायर। इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी क्या है, ये √r² + a²। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो हमारे पास में कितना हो गया, r² + a²। दिशा देख लीजिए आप, दिशा बहिर्मुखी थी, AP के अनुदिश हो गई, AP के अनुदिश हो गई, ठीक है। अब माइनस q के कारण देखें हम लोग, माइनस q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इस माइनस वाले q के कारण से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये हमारे पास में क्या हो गई, E माइनस का q बराबर kq/r² होता है। तो k और q का परिमाण क्या है हमारे पास में, यहाँ पे माइनस का q। लेकिन आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की गणना के समय ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ऋणात्मक चिन्ह उस सदिश की दिशा के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम अलग से लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखे है ना अलग से। तो k और आवेश का परिमाण आपने क्या ले लिया, प्लस में q ले लिया अपॉन में r²। इस वाले आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या है हमारे पास में, यही है √r² + a²। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ गया, r² + a², ठीक है। और इसकी जो दिशा है वो अंतर्मुखी थी, मतलब P से किसकी तरफ है, B की तरफ, तो PB के अनुदिश, ठीक है। तो यहां से आप एक बात देखिए, दिशा को अगर हम नहीं देखें, केवल परिमाण देखें, तो प्लस वाले आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र और माइनस वाले आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये दोनों समान है, परिमाण समान है इनकी, दिशा हमने नहीं देखी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं केवल परिमाण के रूप में अगर देखा जाए, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि E q बराबर है E माइनस के q के, और हमने बराबर मान लिया E डैश के, ठीक है। और बराबर हमारे पास में मान हो गया kq/में r² + a², ठीक है। ये आ गया। तो बिंदु P पे परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र और वो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो हमने मान लिया E है, और ये बराबर आ जाएगा, अगर किसी कोण पर झुके हुए होते हैं तो √a² + b² + 2ab cos थीटा।
ए का मतलब पहला सदिश जो कि है ई क्यू और बी का मतलब दूसरा सदिश जो कि है ई माइनस क्यू। तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से ई क्यू का स्क्वायर प्लस ई माइनस के क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ई क्यू ई माइनस का क्यू कोस थीटा होता है। अब थीटा इन दोनों के बीच का कोण ई क्यू और ई माइनस क्यू, दो सदिश जो है इन दो सदिशों के बीच का कोण कितना है हमारे पास में 2 थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में कोस 2 थीटा। तो यहां से आप देखिए रूट, अब ई क्यू किसके बराबर है ई डैश के, और ई माइनस का क्यू भी किसके बराबर है ई डैश के। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, देखिए ई क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया ई डैश का स्क्वायर कर दिया, प्लस ई माइनस क्यू की जगह में हमने ई डैश का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 ई डैश इंटू ई डैश क्या हो गया हमारे पास में ई डैश का स्क्वायर इंटू में कोस 2 थीटा, ठीक है, इंटू में कोस 2 थीटा हो गया हमारे पास में ये। तो ये हमारे पास में क्या हो सकता है भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो क्या इसको, कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो रूट, अब यहां से अब देखिए आप ई डैश का स्क्वायर और ई डैश का स्क्वायर कितना हो गया 2 ई डैश का स्क्वायर प्लस इसको आप इससे गुणा कीजिए तो 4 ई डैश का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में हो गया 2 ई डैश का स्क्वायर, माइनस का 2 ई डैश स्क्वायर और प्लस में 2 ई डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बीच वाला पद। इसमें है 4, तो 4 का रूट कितना हो गया हमारे पास में ई का मान आ जाएगा 4, ई डैश का स्क्वायर का रूट कितना 4 का रूट कितना हो गया हमारे पास में 2, ई डैश के स्क्वायर का रूट हो गया ई डैश, कोस स्क्वायर का रूट हो गया कोस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से 2 और ई डैश का मान हमने पीछे प्राप्त कर रखा है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से ई डैश का मान हो गया हमारे पास में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान अगर हम देखें, देखिए आप इस त्रिभुज से कोस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इस थीटा के लिए आधार तो हो गया स्मॉल ए और कर्ण हो गया रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कोस थीटा का मान हो गया आधार तो हो गया स्मॉल ए और बट्टा में कर्ण क्या है हमारे पास में रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट था, रूट का मतलब घात 1/2, ठीक है। तो यहां से आप देखिए 2kq इंटू ए अपॉन में ये है, तो यहां से देखिए k और ये क्या हो गया q इंटू में 2a, q इंटू में 2a, देखिए 2a हो गया ना, और ये किससे गुणा हो रहा है q से, और q इंटू 2a क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, p से दर्शाते हैं इसे। तो q इंटू 2a की जगह आपने p लिख दिया बट्टा में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1 घात, तो यहाँ पे 1/2 घात, यहाँ पे टोटल कितनी घात हो गई 3/2, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2, चूंकि p बराबर हमारे पास में किसके होता है q इंटू 2a के, इस गुणनफल को आपने p लिखा है, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक हो गया, लेकिन ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। यदि आप ये बोलते हैं, यदि आप ये बोलें कि स्मॉल r इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a है, तो उस परिस्थिति में स्मॉल r का मान स्मॉल a से बहुत बड़ा है, r जो है ये इस a से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये a जो है इस r की तुलना में नगण्य हो गया, इसे छोड़ा जा सकता है। इसको आप छोड़ दो तो केवल r का स्क्वायर बचेगा, इस 2 घात से इसकी 2 घात कट जाएगी तो 3 घात बच जाएगी, r का क्यूब बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास में e का मान कितना आ जाएगा kp अपॉन में r का क्यूब, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया, और निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी r की क्यूब के समानुपाती था। अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था, अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था वो भी r की क्यूब के समानुपाती था। और ऐसे ही निरक्षीय या फिर विषुवतीय जो बिंदु है उस पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक r के क्यूब के समानुपाती है। यदि आप इसे सदिश रूप में देखें तो देखिए सदिश रूप में इसको हल करने का अगर हम प्रयास करें तो यहां से हमारे पास में क्या हो गया, ये वेक्टर E बराबर आ जाएगा kp अपॉन में r का क्यूब, ठीक है। अब इसकी दिशा के बारे में हम चर्चा करेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए ये है, मतलब A बिंदु से B बिंदु की तरफ है ना, किसके तरफ है AB की दिशा,
ठीक है, ये तो था निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अब ये हमने प्राप्त किया है। अब आगे देखते हैं। देखिए, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपने प्राप्त कर लिया। देखो, अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था वो भी कुछ ऐसा ही मिला था हमें, बस उसमें क्या था, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था 2kp/r3, और निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक हमें मिला है kp/r3। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखते हैं इसमें क्या होगा, किस रूप में होगा, इसके बारे में हम आगे कोशिश करें। देखिए, अब देखिए एक बिंदु और देखिए आप, जैसे कोई द्विध्रुव आपको दिया गया है और उस द्विध्रुव के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक हमने प्राप्त कर रखे हैं, अक्षीय स्थिति पर भी प्राप्त किया था और निरक्षीय स्थिति पर भी प्राप्त किया था। ठीक है ना, तो देखिए जैसे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति पर देखिए हम लोग पहले, अक्षीय बिंदु पर अगर हम देखें तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E किस पे मान रखी है अपने अक्षीय बिंदु पर, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2kp/r3। ठीक है, और ऐसे ही निरक्षीय स्थिति पर अगर हम देखें तो निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपने प्राप्त किया था। निरक्षीय बिंदु पर E का मान आपको प्राप्त करना है कौन से बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में kp/r3। बताओ आप अगर इन दोनों का अनुपात ज्ञात करते हैं तो होता है E अक्षीय बिंदु पर ये ध्यान रखना, r कौन सी दूरी होती है, द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी होती है जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी द्विध्रुव के केंद्र से जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, r कहलाती है। उसको r से दर्शा रखा है आपने। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि ये तभी मान्य है, ये जो मैं आपको शर्त बता रहा हूं ना, ये शर्त केवल तभी मान्य है जब निरक्षीय बिंदु और अक्षीय बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से जो दूरी है स्मॉल r वो नियत रहती है, दोनों के लिए स्मॉल r का मान समान है। अगर अक्षीय बिंदु पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर बिंदु है तो निरक्षीय बिंदु भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप अनुपात ज्ञात कीजिए, E अक्षीय बट्टा में E निरक्षीय, और बराबर हमारे पास में किसके आ जाएगा, अब इसमें इसका भाग दे दीजिए, kp/r3 से kp/r3 कट जाएगा, तो यहां से अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक देखिए हमारे पास में कितना आ जाएगा 2, और ये E निरक्षीय इधर आ गया। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि समान दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। समान दूरी पर अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। ठीक है, अब और कुछ बातें और देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपने ये तो देख लिया, अब अक्षीय बिंदु के लिए आपने बोल दिया था कि अक्षीय बिंदु जो होता है वो द्विध्रुव की अक्ष पर होता है। मतलब जैसे ये आपके पास में एक द्विध्रुव है, माइनस का क्यू आवेश हो गया, ये प्लस का क्यू आवेश हो गया। अगर इसको इस मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर होगा विद्युत क्षेत्र, तो किसी बिंदु पर बिंदु है, अगर इनको मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु है तब तो अक्षीय बिंदु है, और अगर इसके केंद्र के लंबवत कोई बिंदु है तो वो कौन सा बिंदु है, निरक्षीय बिंदु। ठीक है ना, अब आपको देखना है, मान लीजिए कि कोई ऐसा बिंदु आपको दे दिया जाए जो कि ना तो इस द्विध्रुव के अक्ष पर हो ना ही निरक्ष पर हो, मतलब ना तो इस रेखा पे आता हो ना ही द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत हो। फिर उस स्थिति में तो देखिए ये है हमारे पास में एक व्यंजक, आपकी किताब में ये व्यंजक नहीं दे रखा है,
और ना ही इस व्यंजक का कोई सत्यापन दिया गया है। मैं सिर्फ आपको ये सूत्र बताना चाह रहा हूं ताकि अगर कहीं किसी बिंदु पर आपको ऐसा प्रश्न काम में आता है तो आप उसको हल कर सकें। हालांकि हमारी किताब में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आगे अगर कहीं काम आता हो तो द्विध्रुव के कारण बिंदु आर थीटा, मतलब है आर दूरी पर स्थित है बिंदु केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, और थीटा कोण पर है, 90 डिग्री पर नहीं है। 90 डिग्री भी होता तो निरक्षीय बिंदु हो जाता, थीटा कोण पर है, ठीक है ना। तो बिंदु आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से अगर हम देखें तो E का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, के पी अपॉन में आर का क्यूब इंटू में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा सॉरी, और इसका क्या है रूट, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया, के पी अपॉन में आर क्यूब इंटू रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर है थीटा। तो यहां से अगर अपन देखें ये व्यंजक है कितने दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित और थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु P के लिए। देखो जैसे हमारे पास में ये एक द्विध्रुव है, ठीक है, ये आपने ले लिया प्लस का क्यू आवेश और ये आपने ले लिया माइनस का क्यू आवेश, ठीक है, और ये हो गया इसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a, और इसके ये हो गया केंद्र, तो ये दूरी हो गई a और ये दूरी हो गई a, और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है थीटा कोण पर, बिंदु P, ये बिंदु हो गया r थीटा। इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी थी, तो ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, प्लस वाले आवेश के कारण से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E प्लस में Q, और माइनस वाले आवेश के कारण से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी A माइनस का Q, ठीक है ना, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसी में आप देखिए अक्षीय बिंदु के लिए अगर हम बात करें तो यहां से अक्षीय बिंदु के लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए तो हमारे पास में अक्षीय बिंदु, ये जो बिंदु P है ये इस रेखा पर ही होगा, ये जो बिंदु P है ये इस रेखा पर ही होगा, ठीक है ना। तो अगर ये बिंदु P इस रेखा पर ही होगा तो इस थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अक्षीय बिंदु के लिए अगर हम बात करें तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान 0 डिग्री उस बिंदु में आप रखिए, तो E का मान आपको ज्ञात करना है किसके लिए, अक्षीय बिंदु के लिए। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो गया तो कोस 0 हो गया ना, ये कोस 0 का मान कितना होता है हमारे पास में 1, तो कितना बचेगा, 1 को 3 से गुणा की मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 का रूट कितना होता है 2। तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मान आ जाएगा 2, और 2 का इससे गुणा कीजिए तो कितना आ गया 2kp अपॉन में r का क्यूब। ये हो गया हमारे पास में अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और ऐसे ही निरक्षीय बिंदु के लिए अगर हम बात करें तो निरक्षीय बिंदु के लिए अगर हम बात करें तो E का मान निरक्षीय बिंदु पर अगर आप देखिए तो क्या होगा हमारे पास में के, अब ये देखिए निरक्षीय बिंदु के लिए थीटा का मान कितना होगा हमारे पास में, ये इस केंद्र के लंबवत होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 है तो कोस 90 कितना हो गया 0, तो ये तो हो गया हमारे पास में 0, कितना बचेगा रूट के अंदर 1 का रूट कितना होता है 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ जाएगा kp अपॉन में r का क्यूब। ये है हमारे पास में निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है ना। ये हमारे पास में निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है, जो कि आपने पीछे सत्यापित भी किया था। तो ये एक सामान्य स्थिति थी। देखिए हमने अभी तक विद्युत क्षेत्र पे आधारित सारे के सारे अंकीय प्रश्नों को हल कर लिया था। उसके बाद में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अध्ययन किया था, उनके कुछ गुणों का अध्ययन किया था। फिर हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अध्ययन किया था, और वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसका जो आपने अध्ययन किया था वो दो स्थितियों के लिए किया आपने, एक तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
दो स्थितियों में आपने अध्ययन किया है। इन दो स्थितियों के लिए आपने दोनों व्यंजक प्राप्त कर लिए। आपने बोला कि अगर मान लीजिए कोई बिंदु ऐसा आपको दिया गया है जो कि ना तो अक्षीय स्थिति पर है और ना ही निरक्षीय स्थिति पर है। अगर कोई बिंदु आपको ऐसा दिया गया है कि ना तो वो तो अक्षीय स्थिति पर है और ना ही वो निरक्षीय स्थिति पर है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? तो उसके लिए व्यंजक होता है Kp/r³ इनटू में √1 + 3 cos² थीटा। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। अब इसके बाद में आप इसको अक्षीय बिंदु के लिए देख सकते हैं थीटा का मान 0 डिग्री रखकर, और इसे ही हम लोग निरक्षीय बिंदु के लिए देख सकते हैं थीटा का मान 90 डिग्री रखकर। ठीक है। इसके अलावा हमने एक बिंदु और कहा था कि समान दूरी पर स्थित अक्षीय व निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है वो कितना होता है? 2। समान दूरी पर स्थित अक्षीय व निरक्षीय बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 2 होता है। ठीक है। या समान दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। समान दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर स्थित निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। समान दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। ये हमारे पास में था। ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। देखिए हमें क्या प्रयास करना था उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए देखिए आगे देखिए हम लोग इसमें अगर तो आगे था हमारे पास में एक आपको प्रश्न दिया गया है। दो बिंदु आवेश हैं जिनके मान आपको दे रखे हैं 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। देखो द्विध्रुव में भी आपने एक बात देखना है, द्विध्रुव के लिए भी आपने आवेशों के बीच की जो दूरी है वो तो लिए 2a, और जिस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी द्विध्रुव के केंद्र से जो दूरी है वो हमने क्या ले रखी है r। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें आपको बोल रखा है कि दो आवेश दे रखे हैं, एक तो +5 माइक्रोकूलम है और एक -5 माइक्रोकूलम है, और ये दोनों आवेश परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो पहली बात तो दो आवेश जो है इनमें आवेश परिमाण तो समान है, +5 और -5। दूसरी बात दोनों आवेश हैं इनमें दो आवेश आपने ले रखे हैं कि दोनों में परिमाण समान आपको दिया गया है, एक +5 माइक्रोकूलम है, एक -5 माइक्रोकूलम है। इसके अलावा इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही कम दूरी है। ठीक है। इस अल्प दूरी के लिए आप बोल सकते हो कि द्विध्रुव बन जाएगा। द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परिमाण के विजातीय विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, वो अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो द्विध्रुव बनता है। ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के बारे में आपने बोल दिया। तो इस आवेशों का जो परिमाण है, एग्जाम्पल नंबर आपकी पाठ्य पुस्तक का ये एग्जाम्पल है 19वां। ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल आपको दे रखा है 19। आपको दो आवेश दे रखे हैं, +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। द्विध्रुव बन रहा है। इस द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण Q का मान कितना हो गया हमारे पास में, परिमाण प्रकृति नहीं, 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम यानी 5 और गुणा में माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। और ये जो आवेश हैं ये परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो आवेशों के मध्य की दूरी को हमने 2a से दर्शा दिया हुआ, हमारे पास में कितना है 1 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करें इसको तो 10⁻2 मीटर हो गया ये। आगे देखिए हमें क्या बोला गया है, आगे आपको बोला गया है इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना कीजिए। ठीक है। इनके मध्य बिंदु यानी इनके केंद्र से 0.30 दूरी पर स्थित। अब केंद्र से दूरी क्या होती है, स्मॉल r, ये कितनी दे रखी है आपको 0.30 मीटर, या फिर 30 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो गया, या फिर 3 गुणा 10⁻⁻1 मीटर हो गया। ठीक है ना। ये r का मान आ गया हमारे पास में।
इतनी ही दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, और इतनी ही दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। इन दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो हम देखें, देखिए क्या होगा, किस फॉर्मेट में आपको इसको हल करना है। अक्षीय स्थिति पर अगर हम देखें तो अक्षीय स्थिति पर अगर हम गणना करें तो देखिए अक्षीय स्थिति पर E का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, E का मान अक्षीय बिंदु पर आपने व्यंजक प्राप्त किया था पीछे, और वो क्या था हमारे पास में 2kp में r का क्यूब। k तो एक नियतांक है, इस k का मान आपको पता है 9 × 10⁹। स्मॉल r का मान आपको दिया गया है, p का मान नहीं दिया गया। अगर p का मान हमें मिल जाता है तो हम इसे आगे हल कर सकते हैं। और देखिए p का व्यंजक आप याद कर सकते हैं, तो 2k, p का मान आप क्या लिख सकते हैं, q इंटू में 2a और बट्टा में हो गया r का क्यूब। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए 2 इंटू में k का मान हो गया 9 × 10⁹ गुणा q का मान हमारे पास में हो गया 5 × 10⁻6 गुणा 2a का मान हो गया हमारे पास में 10⁻2 बट्टा r का क्यूब है। r का मान ये, इसका क्यूब कीजिए तो 3 का तो हो गया 27 और 10⁻3, ठीक है। अब यहां से आप 9 का भाग दे दीजिए इसमें 27 में, तो बट्टा में 3 बचेगा। 2 को 5 से गुणा कीजिए 10 आ गया, 10 में आपको 3 का भाग देना है, तो कितना आ गया हमारे पास में 3.33 गुणा में 3 खाते यहाँ पे कम कर तो 10⁻3 बचेगी। -3 और -2 कितना हो गया -5। 10⁻9 में से 10⁻5 खाते कम कर दीजिए आप, तो 10 कितनी बच जाएगी 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है ना। 3.33 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, ये अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इतनी ही दूरी पर आपको निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो या तो आप व्यंजक लगा के कर सकते हैं, और या फिर आपने एक व्यंजक एक पीछे तथ्य और बोला था कि समान दूरी पर स्थित निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बट्टा 2, तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई हमारे पास में 3.33 गुणा 10⁻4 बट्टा 2। और यहां से अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास में इसका व्यंजक आ जाएगा 1.67 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अगर आप इस निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक से ज्ञात करना चाहते हैं सूत्र से, तो ये हो जाता E निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, बराबर आ जाएगा हमारे पास में kp/r का क्यूब। k और p की जगह आपने लिख दिया q इंटू 2a/r का क्यूब। k एक नियतांक है जिसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹। q आवेश का परिमाण आपको दे रखा है, 2a आवेशों के मध्य की दूरी आपको दे रखी है, और स्मॉल r का मान आपको दिया गया। आगे आप गणना कर सकते हैं। अगर आपको ये बिंदु r थीटा होता तो हम इसको और गणना कर सकते हैं। आप r थीटा होता तो उस स्थिति के लिए आपको थीटा का मान दिया जाता, ठीक है ना। अब इसके आगे की जो चर्चाएं हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।